चलो भाई, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट होता क्या है? तर्क वितर्क। और तर्क वितर्क में क्या होता है? डिबेट। डिबेट मतलब बहस करना। और डिबेट आपने की होंगी, आपने अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या फिर आपने न्यूज़ चैनल पे या कहीं पर डिबेट देखी होगी। ठीक है, जब मैं कैट की प्रिपरेशन करता था तो उस टाइम ग्रुप डिस्कशन होता था, जीडी। ग्रुप डिस्कशन में कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और मेरे नंबर बहुत कम आते थे। फिर मैं अपने टीचर से पूछता था, सर आज तो मैंने किसी को बोलने ही नहीं दिया, फिर भी मेरे नंबर कम क्यों? तब टीचर बोलते थे कि आज आपने बोला बहुत ज़्यादा लेकिन सारी इलॉजिकल बातें बोली। मतलब आप जिद पर अड़े बैठे थे कि नहीं यही सही है। तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कम बोलो लेकिन लॉजिकल बोलो, ये डिबेट का रूल होता है। तो कई बार मैं बहुत कम बोलता था लेकिन फैक्चुअल चीज़ों के साथ बोलता था तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे। तो इस बात से आर्गुमेंट की शुरुआत होती है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके पीछे लॉजिकल बात बोली है या नहीं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में हमेशा क्या होता है? ठीक है, ठीक है ना? तो मेन क्या है, आर्ग्यूमेंट में तर्क वितर्क देना होता है। इसमें क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके बाद या तो ये यस लिखा होता है, या तो ये यस लिखा होता है, या ये नो लिखा होता है। हाँ, यहां पर यस लिखा होता है, या फिर ये इस तरीके से यस लिख करके, या फिर नो लिखा होता है। अब नो या यस, याद रखना बच्चे, कभी भी पहले डिसाइड मत करना। कभी भी पहले डिसाइड मत करना कि यस है या नो है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट आएंगी जिनमें आप पहले ही डिसाइड कर लोगे यस, जैसे देशभक्ति की स्टेटमेंट, आप पहले ही समर्थन में पहुंच गए, तो ऐसे केस में आप नो की तरफ जा ही नहीं सकते, है ना? तो मैंने क्या बोला, कभी भी यस या नो डिसाइड मत करना। आप नो की तरफ भी हो, आप यस की तरफ भी हो, मतलब आप समर्थन में भी हो, आप विरोध में भी हो, आप सपोर्ट में भी हो, आप अगेंस्ट में भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें जान लो। जब आप नो पढ़ोगे इसका मतलब यह है कि आप इसके अगेंस्ट हो, विरोध में हो। और आप इसके अगेंस्ट में हो, विरोध में हो, मतलब इसका नुकसान गिनवाओगे। अगर इस लॉजिक में इसका नुकसान गिनवाया है, अगर इस लॉजिक में इसका नुकसान गिनवाया है तो ये लॉजिक सही है, क्योंकि आप विरोध कर रहे हो तो नुकसान होना चाहिए भाई इस बात का। और अगर आप यस कर रहे हो तो इसके सपोर्ट में हो, समर्थन में हो। तो अगर इस लॉजिक में इसका फायदा गिनवाया है तो सही है, अदरवाइज गलत है। मतलब पहले डिसाइड मत करना कि मैं यस की तरफ हूं या मैं नो की तरफ हूं। ठीक है, डन, क्लियर? ठीक है सर, ये एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सानिया, एसएससी के एग्जाम में, इवन मेंस में आपके जो ये एनालिटिकल रीजनिंग बढ़ती जा रही है। प्री में भी आर्गुमेंट आता है, मेंस में भी आता है, हर एग्जाम में आने लगा आर्गुमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता कम है, सुनने की आवश्यकता ज़्यादा है। इसलिए आपको सुनना होगा, इसलिए मुझे बोलना होगा, आपको शांतिपूर्ण तरीके से सुनना होगा। क्योंकि बच्चे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एक एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। एनालिटिकल रीजनिंग मींस एनालिसिस, एनालिसिस मींस थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड मतलब सोच करके जवाब देना है। तो पहले मैं आपकी सोच तो बदल दूं कि सोचना किस तरीके से है, ये तो सिखा दूं कि भाई इस तरीके से सोचना है ना?
ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, आपके सही होंगे, टेंशन ना लो, बट आपको ध्यानपूर्वक सुनना भी है, समझना भी है कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूं या मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डन। आवाज नहीं आ रहा? आवाज तो आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा पहले आपको, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला तो सिखा नहीं सकता बच्चे कि भाई मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूं एल प्लस आर माइनस ए इज इक्वल टू टोटल, पता चल गया फॉर्मूला, अच्छा पहला सही है ना। इसमें तो एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मीन्स थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड मतलब सोच करके जवाब देना है, लेकिन सोचना किस प्रकार है वो मैं सिखाऊंगा ना, सोचना किस प्रकार है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एक क्लास का टॉपिक है, फिर भी मैं 2 क्लास कराऊंगा, है ना, 2 क्लास कराऊंगा। पहली क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा मैं कैसे सोच रहा हूं, दूसरी क्लास में मैं ये मौका दूंगा आप सोचो। आज मैं ये सिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार सोच रहा हूं, कैसे सोच पा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, आवाज आ तो रही है धर्मवीर सिंह, आवाज चेक करना भाई एक बार, बाकी बच्चे कमेंट करके बताना आवाज आ रही है क्या? आ रही है बिल्कुल। ठीक है, बैक करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर नहीं आ रही तो, जिस बच्चे को नहीं आ रही तो। चलो, सर आपके जीडी के क्वेश्चन कल जीडी में पूछे गए थे, थैंक्स सर उमेद खान। बिल्कुल बच्चे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वहीं से पेपर आएगा, वही पेपर आएगा, टेंशन ना लो, पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, हाँ तो आज ये खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। चलो, यहां देखो भाई, उसने बोला कि चलो चलो, यहां देखो, पहला करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। शुड गवर्नमेंट, ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने खुद बना रखे हैं बच्चों की थिंकिंग डेवलप करने के लिए, फिर उसके बाद लेटेस्ट प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। शुड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हायर लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आईआईटीज बी प्राइवेटाइज्ड? क्या सरकार द्वारा स्थापित उच्च स्तर तकनीक संस्थानों को निजीकरण कर देना चाहिए? क्या आईआईटीज को प्राइवेट कर देना चाहिए? अब सबसे पहली गलती, बच्चा पहले इसके अगेंस्ट चला जाएगा, नहीं करनी चाहिए, ये पहली गलती। पहले से यस नो मत डिसाइड करना, आप यस की तरफ भी हो, आप नो की तरफ भी हो, आप अगेंस्ट भी हो, आप सपोर्ट में भी हो। जब पढ़ोगे यस, जब पढ़ोगे यस, जब पढ़ोगे हां, तो आप ऑलरेडी इसके सपोर्ट में हो, आप समर्थन में हो। समर्थन में हो तो ये लॉजिक जो है इसके फायदे गिनवाएगा। अगर इस लॉजिक ने जो बाद में जो लाइन लिखी है, अगर इसने प्राइवेटाइजेशन के फायदे गिनवाए तो सही है, और प्राइवेटाइजेशन के फायदे नहीं गिनवाए तो गलत है। फायदे गिनवाए तो सही है, नहीं गिनवाए तो गलत है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या आईआईटीज को प्राइवेट कर देना चाहिए, वो बोल रहा है यस कर देना चाहिए, फायदे गिनवाएगा तो सही है। प्राइवेटाइजेशन विल मेक दीज इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल हेल्दी कॉम्पिटिटिव क्वालिटी कॉन्शियस। निजीकरण इन संस्थानों को आर्थिक रूप से दृढ़, प्रतिस्पर्धी, गुणवत्ता के प्रति सचेत बनाएगा। भाई प्राइवेटाइजेशन हुई तो फाइनेंशियल हेल्दी तो हो ही जाएंगे, फाइनेंशियल हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर बर्डन खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां समझाएंगी, संभालेंगी। क्वालिटी, जहां प्राइवेटाइजेशन होता है वहां प्रतिस्पर्धी तो होता ही है, कंपटीशन तो होता ही है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन तो होगा ही, और जहां कंपटीशन होता है वहां गुणवत्ता की प्रति सचेत बनाया जाएगा,
यानी कि क्वालिटी कॉन्शियस भी, क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्वालिटी पे ध्यान होगा, क्वालिटी पे ध्यान होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। यानी कि ये प्राइवेटाइजेशन के फायदे गिनवाए और ये प्राइवेटाइजेशन के फायदे हैं, यानी कि इसके फायदे गिनवा रहा है और इसके फायदे गिनवा रहा है, मतलब पहला सही है। फायदे गिनवाए तो सही है, आप किसकी तरफ हो ये मत डिसाइड करना, फायदे गिनवाया तो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यस प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, फायदे गिनवाए तो सही है, अदरवाइज गलत है। क्या फायदा गिनवाया, सोचो एक बार, फायदा गिनवाया। प्राइवेटाइजेशन इज की ऑफ द न्यू ईरा, कैन वी सर्वाइव विदाउट इट, निजीकरण नए युग की कुंजी है, क्या हम इसके बिना गुजारा कर सकते हैं। इसमें फायदे नहीं गिनवा रहा, इसमें जबरदस्ती प्राइवेटाइजेशन को थोप रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ही एक नया तरीका है, इसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता। फिर तो आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो वो भी प्राइवेट कर दो, जब प्राइवेटाइजेशन में इतना ही अच्छा है कि उसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी प्राइवेट बना दो, एक्साइज इंस्पेक्टर भी प्राइवेट बना दो, सिक्योरिटी एंड सेना भी प्राइवेट ले आओ, सरकार भी प्राइवेट बना दो फिर तो। यानी कि दूसरे में इलॉजिकल बात बोल रहा है, कोई तथ्य कुछ फायदे नहीं गिनवा रहा, फायदे नहीं गिनवा रहा तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। बात समझ में आया, फायदा गिनवाया तो सही, फायदा नहीं गिनवाया तो गलत, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप मत सोचना, मैं बताऊंगा कैसे सोचना है, ठीक है। चलो पढ़ लो, बस पढ़ना है, बस सिर्फ पढ़ना है आपको, पढ़ो, मैं साइड हो जाता हूं, पढ़ लो। आ जाओ भाई। चलो यहां देखो, शुड, शुड वेकेशंस ऑफ कोर्ट जज बी रिड्यूस्ड, क्या न्यायालयों में अवकाश को कम कर देना चाहिए, न्यायालयों में अवकाश को कम कर देना चाहिए भाई, पहला यस, कम कर देना चाहिए। कम कर देगा तो अवकाश कम करने के फायदे गिनवाएगा, फायदे गिनवाए तो सही है। इट विल स्पीड अप जुडिशियल प्रोसेस एंड मैनी पीपल आर लाइकली टू गेट जस्टिस इन रीजनेबल टाइम, हाँ यह न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा और कई लोगों को न्याय उचित समय पे मिल सकता है। अब एक बात बताओ, छुट्टियां कम होंगी तो केस ज्यादा डिस्कस होंगे, केस ज्यादा डिस्कस होंगे तो जुडिशियल प्रोसेस को स्पीड मिलेगी, है ना, न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान होगा क्योंकि बहुत सारे केसेस ज्यादा सोल्व होंगे, क्योंकि छुट्टियां तो होंगी नहीं, कम हो जाएंगी छुट्टियां, और कई लोगों को उचित समय पे मिल जाएगा, ज्यादा केस डिस्कस होंगे तो कई लोगों को उचित समय पे न्याय मिल जाएगा, है ना। तो पहला सही है, इसके फायदे गिनवाए हैं। दूसरा, हाँ कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, हाँ बोल रहा है तो फायदे गिनवाएगा। क्या फायदा गिनवाया, क्या फायदा गिनवाया, ठीक है। बोल रहा है
इट इज साइन ऑफ ब्रिटिश लेजेसी, वाई शुड वी कैरी इट फर्दर, या ब्रिटिश विरासत का संकेत है, हाँ हम इसे आगे क्यों ले जाना चाहिए। इसमें फायदे नहीं गिनवाया, बस ये बोल रहा है ब्रिटिश के रूल है, मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेजों के रूल बना रखे हैं, अंग्रेजों का संकेत है, हम इसको आगे क्यों लेके जाए। भाई अंग्रेजों का तो ऐसे तो अपना पूरा संविधान पूरी दुनिया से लिया गया है भाई, संविधान की प्रस्तावना भी पूरी दुनिया से ली गई है, वो आपको पता होगा किस किस देश से ली गई है। रूल्स, एजुकेशन एक्ट, पुलिस एक्ट, वो भी अभी तक कानून अंग्रेजों के ही चल रहे हैं। जो अच्छी चीज़ हो तो अब अडॉप्ट करेंगे ना, तो इस बात की वजह से बदल दे कि ब्रिटिश रूल है इसलिए बदल दो, तो ये कोई फायदा नहीं गिनवाया है, तो दूसरा गलत है। ठीक है, चलो भाई, जिनकी पहली क्लास है स्वागत है उनका, है ना। चलो भाई, सर क्लास कौन कौन है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोगों को सबके कमेंट थोड़ी ना दिख रहे हैं, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा, मैं सारे कमेंट पढ़ ही नहीं रहा है भाई। बात समझ में आई। चलो भाई, वाह सर मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है। हाँ सुनते जाओ, अभी तो टेंशन ना लो। नेक्स्ट, तीसरा, सबसे पहले पढ़ना है, तभी तो समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अब बच्चे कहेंगे साइड में चले गए, लो भाई मेरा हाथ देखते रहो, ठीक है। पढ़ तो लो एक बार, पढ़ना तो जरूरी है भाई, वरना समझ में नहीं आएगा फिर। पढ़ लिया, आ जाओ। Should the practice of the transfer of the clerical cadre employee from one city to another government office be stopped? एक तो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं होता, आपकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। कई बच्चों की रीडिंग स्किल्स बहुत कमज़ोर होती हैं और उनको लगता है कि उनको बहुत टाइम लग रहा है पेपर सॉल्व करने में, मैथ्स उनका वीक है, और ऐसा उनको लग रहा है कि शॉर्ट ट्रिक सीख लो, शॉर्ट ट्रिक सीख लो। बच्चे, पता चला कि आप जो जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत स्लो है। कई बच्चे पढ़ने की आदत ऐसी होती है। शुड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय, आपकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए और बहुत तेज़ स्पीड में आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। अब रीडिंग स्किल्स, चार्जर वहाँ लगा दो और मोबाइल चार्ज लगा दो। हाँ, रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी, रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी रीडिंग से। एक होता है न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने के कई लॉजिक होते हैं। एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उस टाइम जब ज्ञान बढ़ाना होता है तब न्यूज़ पे ध्यान होता है, जब वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी होती है तब वोकेबलरी पे ध्यान होता है, जब न्यूज़पेपर से करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो करंट मुद्दों पर ध्यान होता है। और एक होता है न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, उस टाइम ना ज्ञान पे फोकस होता है ना को वोकेबलरी पे फोकस होता है, उस टाइम सिर्फ स्पीड में पढ़ा जाता है। कुछ दिन तक स्पीड में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मतलब आपको डेली 10 मिनट 15 मिनट बहुत स्पीड में कोई भी पैराग्राफ पढ़ना है, बहुत स्पीड में। धीरे 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 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपको तेज़ पढ़ना की आदत हो जाएगी और तेज़ पढ़ने में समझने में भी आने लग जाएगा और वहाँ आपका बहुत सारा टाइम
बचेगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ा, सो द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय फ्रॉम वन सिटी टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिस बी स्टॉप। जानबूझ के मैं तेज पढ़ रहा हूं ताकि आपको आदत बने। क्या एक शहर से एक दूसरे शहर का सरकारी कार्य के लिपिक कैडर के कर्मचारियों को स्थानांतरण की प्रथा को बंद कर देना चाहिए, मतलब ट्रांसफर बंद कर देनी चाहिए। वो क्लरिकल जो क्लर्क होते हैं, क्लरिकल कैडर का मतलब होता है जो क्लर्क होते हैं, जो क्लर्क यूडीसी, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, जो क्लर्क होते हैं उनका ट्रांसफर जो होता है एक शहर से दूसरे शहर, वो बंद कर देना चाहिए। वो बोल रहा है नो, नहीं बंद करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर बंद करने के नुकसान गिनवाएगा, यानी कि ट्रांसफर होने के फायदे गिनवाएगा। भाई बंद करने के नुकसान गिनवाएगा तो होने के फायदे गिनवाएगा। बंद करने के नुकसान अगर गिनवाए तो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है लक्ष्मण गुजर, कौन सा कमेंट पढ़ लूं आपका? ठीक है, चलो दीपांकर सद्दा हिंदू न्यूज पेपर पढ़ते हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग लॉजिक से पढ़ा करो। मतलब एक रीडिंग स्किल्स इंप्रूव के तौर पे उस टाइम सिर्फ स्पीड में पढ़ना है, एक वोकेबलरी के तौर पे उस टाइम सिर्फ वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है एडिटोरियल पेज की। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, कोई भी पैराग्राफ उठाओ और पढ़ दो स्पीड में। चलो भाई, क्या चाहिए? हाँ, तो नुकसान गिनवाएगा। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इज ए रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, द मूव विल क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। नहीं, कर्मचारियों का स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक मामला है, यह कदम प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। देखो, एम्प्लॉयज का जो ट्रांसफर होता है ना, वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। रूटीन का मतलब रूटीन के तौर पे ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं कि जब मन किया जब तब किसी को कहीं पटक दिया। पूरी प्लानिंग के स्ट्रेटेजी के थ्रू रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मतलब पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर होता है। फिक्स होता है कि इतने साल बाद ट्रांसफर होगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और एक को कहीं भेजा जाएगा तो दूसरे को कहीं और से लाया जाएगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि मन किया कल से तेरा ट्रांसफर, ऐसे नहीं होता। यानी कि ये एक प्रशासनिक मामला है, बिल्कुल प्रशासनिक मामला है, और इससे प्रशासनिक कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल प्रशासनिक कठिनाइयां भी शुरू हो जाएंगी। करप्शन का भी बढ़ाव हो सकता है, एम्प्लॉय के बीच में कामकाज भी कम हो सकता है। जब पता है पूरी ज़िंदगी हम सब एक ही ऑफिस में काम करने वाले हैं तो साठ गांठ हो जाएगी, भाई आज मैं नहीं आ रहा, तू संभाल लेना, कल तू मत आना, मैं संभाल लूँगा, है ना। ऐसा होता भी आया है, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए इसके नुकसान गिनवाए हैं, तो पहला लॉजिक सही है, पहला लॉजिक सही है। ठीक है, चलो भाई। धर्म सिंह कह रहे हैं गुरुजी आप रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हो, आप मैथ भी पढ़ा दो। बच्चे मैं रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं रीजनिंग ही बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ बस। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की उम्मीद ना करें। चलो भाई, चलो अब दूसरा, यस होते रहना चाहिए, ट्रांसफर बंद होना चाहिए। ट्रांसफर बंद होना चाहिए, तो ट्रांसफर बंद के फायदे गिनवाएगा। ट्रांसफर बंद के फायदे गिनवाएगा, बंद होने के फायदे गिनवाएगा। बंद होने के फायदे गिनवाए तो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई यह इसमें शामिल सरकारी व्यय तथा सरकारी व्यय होता है। भाई सरकार का खर्चा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। बिल्कुल, ट्रांसफर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है ना। तो बंद करने के फायदे गिनवाए ना, एक्सपेंडिचर रुक जाएगा। उसके बाद एंड इनकन्वीनियंस टू मैनी कंपेयर टू बेनिफिट यील्ड, और कई असुविधाओं की तुलना में उत्पादन कम होगा। यानी कि असुविधाओं की तुलना में इनकन्वीनियंस होंगे, एम्प्लॉय को भी असुविधाएं होंगी। कल पिछले 5 साल से आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको पता चला कि बाद में आपको कहीं और काम करना पड़ गया, तो असुविधाएं एम्प्लॉय को भी होंगी, डिपार्टमेंट को भी होगी। जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे अब वो लोग बदल गए, है ना। एरिया का, बोली का, लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ेगा, कल्चर का भी बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। नॉर्थ इंडिया के लोग चाहते हैं नॉर्थ इंडिया में ही रहें, साउथ इंडिया के लोग चाहते हैं साउथ इंडिया में ही रहें, है ना। तो यानी कि इसका भी फर्क पड़ेगा। यानी कि ये ट्रांसफर बंद करने के फायदे गिनवाए हैं, मतलब दूसरा भी
सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। तनु, हरियाणा सिविल सर्विस में भी आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे, बहुत बढ़िया तनु, है ना। आएंगे, हर एग्जाम में आएंगे, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को ध्यान रखना। सेकंड भी सही है, पहला भी सही है। ठीक है, आदित्य रंजन सर से अच्छा मैथ्स कोई नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल सच बात है ना। मैं रीजनिंग पे ही फोकस करता हूँ हमेशा, रीजनिंग पे ही फोकस किया है। 12 साल हो गए भाई रीजनिंग ही पढ़ाते हुए, और कितने सारे टॉपर निकाले हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट निकाले हैं, है ना। कितना अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं प्रशांत सोलंकी सर, उन्होंने भी रीजनिंग मेरे सही सीखी है। 50 नंबर आए थे रीजनिंग में उनके, CGL में भी, CHSL में भी, CPO में भी। आदित्य रंजन सर कितना अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, उन्होंने भी रीजनिंग मेरे सही सीखी है। 50 नंबर उनके भी आए थे, CGL में भी, CHSL में भी, CPO में भी। और दोनों आपके गुरुजी कितना अच्छा पढ़ाते हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है कि दोनों मेरे छात्र रहे। आप भी बनो, मेहनत करो, मेहनत की है उन्होंने, टैलेंट है, दम है। रीजनिंग मैंने पढ़ाई, उन्होंने नंबर ला के दिखाए, मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ मेरे छात्र ब्रिलियंट है। तभी आगे बढ़ाने में मज़ा आता है, तभी आगे ले जाने में भी मज़ा आता है, तभी खुशी भी मिलती है, बहुत अच्छा लगता भी है। चलो यहाँ देखो, डन भाई। नेक्स्ट, हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है भाई ये चैप्टर, चौथा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। सिर्फ आपको पढ़ना है, पहले मैं ही सिखाऊंगा कि सोल्व कैसे करना है। हो गया, पढ़ दिया, चलो। उसने बोला, शुड हायर क्वालिफिकेशन बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर एन इंटरनल प्रमोशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आएगा यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन। क्या उच्च योग्यता ही किसी संगठन में आंतरिक पदोन्नति का एकमात्र मापदंड होना चाहिए? वो बोल रहा है यस, होना चाहिए। मतलब इसके स्पोर्ट में बोल रहे हैं, मतलब हायर क्वालिफिकेशन से इंटरनल प्रमोशन होना चाहिए, इसके फायदे गिनवाएगा। अगर फायदे नहीं गिनवाए तो गलत है, फायदा गिनवाया तो ठीक है, फायदा नहीं गिनवाया तो गलत है। चलो, वाई नॉट, क्यों नहीं, देखते हैं क्या फायदा गिनवाया है। इंटरनल प्रमोशन के लिए हायर क्वालिफिकेशन का कोई फायदा गिनवाया कि नहीं गिनवाया, देखते हैं क्या फायदा गिनवाया। इनफैक्ट, हाई फैक्ट नहीं है, इनफैक्ट है। इनफैक्ट ओनली हायर क्वालिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर फैक्टर। हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही उच्च योग्यता अन्य कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो इसने कोई फायदा नहीं गिनवाया है, इसने बस ये बोल दिया हायर क्वालिफिकेशन बाकी फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई कोई लॉजिक तो बताए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो खुद बोल रहा है कि हायर क्वालिफिकेशन से कर देना चाहिए, आप बोल रहे हो हाँ कर देना चाहिए। मैंने आपसे पूछा क्यों कर देना चाहिए भाई, बोले हायर क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे वही तो पूछ रहा हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, फायदा क्या है तो गिनवाओ, गिनवाता तो सही करता, नहीं गिनवाया तो गलत कर दिया। और इंटरनल प्रमोशन हो रहा है भाई, आंतरिक पदोन्नति हो रही है। प्रमोशन जॉब लगने के बाद होता है, जॉब लगने के बाद आपके काम के क्वालिटी के ऊपर प्रमोशन होना चाहिए ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि एमए करने वाला ज्यादा समझदार होगा बीए से, है जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी वही ज़्यादा कैपेबल होगा, ऐसा नहीं है। 12वीं क्लास के अंदर हो सकता है काम करने की कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट स्किल्स ज़्यादा हो भाई, काम करने की जो तरीका है उस पर होना चाहिए। तो पहला गलत है। दूसरा, नो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसके नुकसान गिनवाएगा। हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इसके नुकसान गिनवाएगा, नुकसान गिनवा रहा है। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड अदर फैक्टर आर मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैंने आपको कहा था क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की गुणवत्ता, बंदे ने काम कैसा किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन में। मेरी संस्था में जो बंदा काम करेगा
वही तो अच्छे प्रमोशन लेगा। अभी अभी मैं जस्ट पहले, आपकी क्लास से पहले मैं टीम की मीटिंग ले रहा था और टीम को मैं समझा रहा था कि अर्निंग जो होती है ना, उसकी स्पेलिंग ये होती है, और अर्निंग पर ध्यान दो, अर्निंग पर ध्यान दो, अर्निंग पर ध्यान दो। सारी टीम बोल रही यस सर, अर्निंग पे ध्यान देंगे, अर्निंग पे ध्यान देंगे। तभी मैंने कहा तुम सब बेवकूफ हो। अगर अर्निंग चाहते हो तो इसके आगे एल लगा दो। लर्निंग पे ध्यान दो, चीजों को सीखो, स्किल्स डेवलप करो, चीजें बढ़ाओ, और चीजें सीख सीख करके और डेवलप हो, स्किल्स और डेवलप हो। मैं खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने रैंकर्स गुरुकुल में मैं आपका प्रमोशन करके कहां से कहां पहुंचा दूंगा। लेकिन अर्निंग से पहले लर्निंग पे ध्यान दो। स्किल्स पे डिपेंड होगी ना प्रमोशन, तो नहीं भाई, क्वालिटी और परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो दूसरा सही है, इसके नुकसान गिनवाया है। एमडी शोएब, कौन सा एग्जाम्पल दोबारा समझाऊं बच्चे? चौथा, पांचवा, छठा, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं अभी तो। कारण क्या है कि पहली क्लास है, अभी तो चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, अगली क्लास थोड़ी और फास्ट चल लेंगे भाई। देखो, चलो क्वेश्चन 4 फिर से बता दूं, चलो ठीक है। शुड इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग अब्रोड बी कॉल्ड बैक टू इंडिया? क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को वापस भारत में बुला लेना चाहिए? पहला बोल रहा है यस, बुला लेना चाहिए। तो वापस बुलाने के फायदे गिनवाएगा। वापस बुलाने के फायदे गिनवाएगा। बोल रहा है दे मस्ट सर्व द मदरलैंड फर्स्ट एंड फॉरगेट अबाउट डिस्कवरीज, ऑनर्स, फैसिलिटीज एंड ऑल। उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, अपनी खोज, अपना सम्मान, अपनी सुविधाएं, सब के बारे में भूल जाना चाहिए। पहला तो गलत है भाई। वापस बुलाने के फायदे नहीं गिनवाए, बस मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। वो अपने जो उनको फैसिलिटी मिली हुई है विदेशों में वो भूल जाएं, जो उनको पैकेज मिला हुआ वो भूल जाएं, जो उनको सम्मान मिला हुआ वो भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। चलो, ये साइंटिस्ट के रिगार्डिंग एग्जांपल आया है, मैं बिजनेस के रिगार्डिंग एग्जांपल दे रहा हूँ एक बार। आप कह रहे हो कि जितने भी मैनेजर हैं, सीईओ हैं, वो सब भारत में वापस बुला लेना चाहिए। मतलब गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, आपने आईआईटी आईआईएम से पढ़ा है ना, उसको वापस बुला लेना चाहिए। मतलब वो अपना पैकेज बोल करके गूगल का सीईओ बना हुआ है, इतने बड़ी पोस्ट पे बैठा है, सम्मान मिला हुआ है ना, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना, वो सब भूल भाल करके इंडिया में आ जाए सिर्फ मातृभूमि की सेवा करने के लिए। ये ओवर देशभक्ति है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। हाँ, ये होगा कि अगर उनको वही सम्मान, वही फैसिलिटीज, वही चीज़ें, वही सब कुछ, वही पैकेज यहाँ पर भी मिले तो उनको मातृभूमि, अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा होता तो ठीक है ना। तो पहला गलत है, इसके कोई फायदे नहीं गिनवाए। दूसरा, नहीं बुलाना चाहिए, तो इसके नुकसान गिनवाएगा। क्या नुकसान गिनवाए?
हमारे पास वी हैव एनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें वहां रहने दे जहां वे चाहते हैं। ये तो एक इगोस्टिक बात है, कोई भी देश इतनी ईगो भरी बात नहीं बोल सकता, इगोस्टिक जवाब नहीं दे सकता कि हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, जिसको जहां रहना वो रहे। और वैसे भी इगोस्टिक बात बोल दी तो भी इसका नुकसान कहां गिनवाए बुलाने का। बोला हमारे पास बहुत टैलेंट है, अरे बुलाने का नुकसान गिनवाओ ना, विरोध कर रहे हो तो उसके नुकसान गिनवाओ। ठीक है, तो भाई हाँ, ऐसा कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं दे सकता जवाब, हमारा जो देश तो देगा ही क्या ऐसे जवाब। ठीक है, तो ये लॉजिक गलत है। मतलब आप कह रहे हो कि कल्पना चावला ने नासा के लिए काम किया, ठीक है अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब थी नासा के लिए काम किया। आप कह रहे हो कल्पना चावला को वापस बुला लेना चाहिए, आप कह रहे हो नहीं, ऐसी कल्पना चावला हर गली में घूमती है, रहने दो जिसको जा रहा है, बहुत कल्पना चावला हमारे पास बहुत टैलेंट है। ये इकोलॉजिकल बात बोल रहा है, इगोस्टिक बात बोल रहा है, तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, चौथा एग्जांपल दोबारा समझाने के लिए बोला था। देखो भाई, पहला तो ये इसलिए गलत, यस यस मतलब इसके फायदे गिनवाए, इसमें कहीं पर भी उसने फायदे नहीं गिनवाए, बस सिंपल ये बोल दिया हायर क्वालिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई फायदा नहीं गिनवाया। दूसरा, नहीं होना चाहिए, मतलब जो हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, होने के नुकसान गिनवाएगा, है ना। नुकसान ही गिनवाए हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करने की क्षमता, काम करने की गुणवत्ता। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरनल प्रमोशन के लिए। छठा, आ जाओ, करो पढ़ो, करो मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो आप, सॉल्व तो मैं कर दूंगा। आ जाओ, देखो, शुड गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन बी इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट इन इंडिया, प्राथमिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। पहला बोल रहा है नो, नहीं किया जाना चाहिए, नहीं, नहीं। ठीक है, पहला बोल रहा है नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके नुकसान गिनवाएगा, इसके नुकसान क्या होगा। व्हाट इज द यूज, इसका यूज ही क्या है, इसका उपयोग ही क्या है। हैव वी फुलफिल्ड आवर ड्यूटीज रिगार्डिंग अदर फंडामेंटल राइट्स, क्या हम अपने अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने कर्तव्यों को पूरा कर किया है। पहली चीज, हमने अन्य मौलिक अधिकारों के रूप में कर्तव्य पूरा किया है, हम अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हैं।
पहली चीज तो ये बात ये मना कर रहा है। दूसरी चीज, ये दूसरे फंडामेंटल राइट का एग्जांपल दे करके बात बोल रहा है, नेवर कंपेयर और रिलेट विद अदर्स, कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर और रिलेट मत करो। भाई हम किसी दूसरे से कंपेयर और रिलेट नहीं कर सकते। हम जो एजुकेशन का फंडामेंटल राइट लाने की बात कर रहा है उसके नुकसान गिनवाए ना, दूसरे फंडामेंटल राइट का जिक्र क्यों कर रहा है? नेवर कंपेयर और रिलेट विद अदर्स, कभी भी दूसरे से ना कंपेयर किया जाता ना रिलेट किया जाता, ठीक है, दूसरे से तुलना नहीं की जाती। और दूसरे, ऐसा कब से होने लग गया कि दूसरे फंडामेंटल राइट से कम फुलफिल ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे तो नया फंडामेंटल राइट मत लेके आओ? ये तो एक इलॉजिकल बात हुई ना, गलत। नुकसान गिनवा के बजाय दूसरे फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है, गलत है। यस, अब इसके फायदे गिनवाएगा, फायदे गिनवाएगा तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। बोल रहा है दिस इज व्हाट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज हैव डन, यह वह है जिसे सारे विकसित देशों ने किया है। मैंने अभी अभी आपको कहा नेवर कंपेयर और रिलेट विद अदर्स, कभी भी दूसरे देशों से कंपेयर करके हम अपने देश में रूल रेगुलेशन फंडामेंटल राइट्स नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। उसके फायदे गिनवाने की बजाय सीधा ये बोला डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत कुछ हो रहा है, हमारा अंडर डेवलपिंग कंट्री है, हम अपने देश के अनुसार सोचेंगे। भाई डेवलप्ड कंट्री में तो ऐसे तो वेस्टर्न कल्चर भी है, फिर तो वेस्टर्न कल्चर भी ले आओ है? तो इसके फायदे ना गिनवा करके बस दूसरे देशों के बारे में बता रहा है, दूसरे देशों से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, दोनों गलत है। चलो, दूसरे देशों के बारे में कुछ भी बोल दे गलत है। आ जाओ, चलो करो भाई। हो गया? चलो, शुड स्कीम ऑफ लॉटरीज भी स्टार्टेड इन इंडिया, क्या लॉटरी योजनाएं भारत में शुरू की जानी चाहिए? वो बोल रहा है यस, की जानी चाहिए। अब लॉटरी स्कीम शुरू करेगा तो फायदे गिनवाएगा। अब देखो, सबसे पहले वो आपके मन में पता क्या जाएगा, लॉटरी स्कीम का विरोध करने लग जाओगे कि ये तो जुआ है। अरे भाई, ये तो गलत है, ऐसे तो दारू भी गलत है, गुटखा भी गलत है, तंबाकू भी गलत है, सिगरेट भी गलत है कि नहीं? सुल्फा गांजा भी गलत है, चलो वो तो बैन है, पर दारू तो बैन नहीं है ना। लिखा होता ना, दारू का ठेक, शराब का ठेका, सरकारी दुकान, सरकार द्वारा प्रमाणित, है ना, सरकार द्वारा सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट मिला हुआ है और लिखा होता है ना,
धड़ल्ले से तंबाकू और सिगरेट और गुटखा बिकता है ना, ऐड चलती है ना बड़ी बड़ी, गलत तो वो भी है। तो किसी चीज का विरोध मत करो, किसी चीज का सपोर्ट भी मत करो, सिंपल ये करो यस मतलब इसके फायदे गिनवाएगा, फायदे गिनवाए तो सही है, फायदे गिनवाए तो सही है। किसी बात का पहले अगेंस्ट मत हो जाओ, वरना आप यस की तरफ जाओगे ही नहीं, है कि नहीं, वरना पहले ही गलत कर दोगे पहला, क्योंकि नहीं होना चाहिए। अगर इसके फायदे गिनवाए तो सही है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं, यस फायदे गिनवाएगा तो सही है। मैनी स्टेट गवर्नमेंट विल गेट सफिशिएंट फंड फॉर दियर डेवलपमेंटल एक्टिविटी फ्रॉम सरप्लस जनरेटेड बाय दियर लॉटरी स्कीम। कई राज्य सरकारों को अपनी लॉटरी योजनाएं द्वारा उत्पन्न अधिशेष से उनकी विकास गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी। भाई अगर यस बोल रहे हो तो इसके समर्थन में हो, समर्थन में हो तो लॉटरी स्कीम को लीगल कर रहे हो, लीगल कर रहे हो तो जो लॉटरी स्कीम में पैसा आएगा, लीगल कर रहे हो मतलब सरकार के पास आएगा, लीगल करने का मतलब यही तो है, सरकार के पास पैसा आएगा, और सरकार के पास पैसा आएगा तो जो पैसा आएगा उससे डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी। सरकार के पास पैसा होता है वो जनता के लिए खर्च होता है, याद रखा करो। नेता के पास पैसा पहुंचता है वो उसके घर में पहुंचता है, सरकार के पास पहुंच गया ना तो फिर वो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यूज होगा। जैसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू पेट्रोल डीजल से होता है, दूसरे नंबर पे रेवेन्यू तंबाकू प्रोडक्ट से होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स अगर लगाया गया है तो तंबाकू पे लगाया गया है। तो सरकार के पास बहुत सारा पैसा पहुंचा है ना तंबाकू से, गलत तो तंबाकू भी है। तीसरे नंबर पे शराब से पहुंचता है। कोरोना के टाइम शराब की नहीं तो इकोनॉमी संभाली थी ना, चालू कर दिए थे ना ठेके है ना भाई। तो इकोनॉमी के लिए पैसा तो आता है, गलत चीज़ों से भी आता है, तब सरकार उस पैसे का डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज करता है। वो आजाद देश है, जिसका मन करेगा वो पिएगा, जिसका मन करेगा वो जुआ खेलेगा, लीगल कर दिया तो। लॉटरी स्कीम पे पैसा लगाए, लॉटरी स्कीम लीगल है भी, केरला टाइप करोगे तो केरला से पहले केरला लॉटरी रिजल्ट गूगल पे दिखा देगा, केरला में लॉटरी स्कीम लीगल है। नॉर्थ ईस्ट साइड भी लॉटरी स्कीम लीगल है। और आजकल तो लॉटरी स्कीम क्या जो है कि बहुत सारी क्रिकेट की एप्लीकेशन आ तो गई गेम्स की, वो भी दूसरा ही तरीका है, वो भी है ना। तो लॉटरी स्कीम लीगल ऑलरेडी है भी और राज्य सरकार के पास पैसा पहुंचता भी है। तो पहला इसका फायदे गिनवाए हैं, सही है, ठीक है। इसके नोट्स कैसे बनाए मैं खुद शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इसके नोट्स। दूसरा यस, तो फिर फायदा गिनवाएगा, एक और फायदा गिनवाएगा। Many unemployed youth will get chance on their livelihood by selling lottery skip। हाँ, कई बेरोजगार युवाओं को लॉटरी टिकट बेच करके, बोला है खरीद के नहीं, बेच करके, बेच करके अपनी आजीविका कमाने का मौका मिलेगा। अगर लीगल करेंगे तो ऑफिस खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे तो ऑफिस में काम करने वालों को नौकरी मिलेगी, जैसे ठेके पे नौकरी मिलती है। प्राइवेट ठेके होते हैं कई शहरों में, कई राज्यों में, दिल्ली में सरकारी है तो उनमें सरकारी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। तो इसका भी सही है, बेच करके बोला है। अगर वो ये लिखता है यस बहुत सारे युवाओं को लॉटरी स्कीम जीतने का मौका मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक को जीतने का मौका मिलेगा तो हजारों को हारने का भी मौका मिलेगा, तो वो फायदे की बात नहीं करा। बेच करके तो जो बेचेगा वो तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे, लीगल होगा, ठीक है। प्राइवेट भी ऑफिस होंगे तो भी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी, तो ये इसके फायदे गिनवाए हैं, ठीक है, दोनों सही है। डन, चलो अगला करो, 8वां। चलो नोट्स क्या लिखूं, नोट्स नहीं लिख पाओगे आप, मैं नोट्स शेयर करूंगा बच्चे, उसको प्रिंट आउट करवा लेना, या लिखना चाहो तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। करो पढ़ो।
देखो, सो डिपेंडेंट ऑफ कारगिल मेटेड बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स, क्या कारगिल शहीदों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? वो बोल रहा है यस, दिया जाना चाहिए। वी शुड कीप द डिपेंडेंट्स हैप्पी एज कारगिल मेटेड हैव फॉट फॉर द नोबल कॉज। हाँ, हमें आश्रितों को खुश रखना चाहिए क्योंकि कारगिल शहीद एक आदर्श कारण के लिए लड़ चुके हैं। भाई कारगिल में जो शहीद हुए थे ना, वो 1034 या 1000 समथिंग लोग शहीद हुए थे, उनके डिपेंडेंट्स की जिम्मेदारी इस देश की ही बनती है क्योंकि हमारी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए वो चले गए। और डिपेंडेंट जो होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं। सगा भाई भी डिपेंडेंट नहीं कहलाता, ठीक है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर दो भाई, दूसरा भाई कुछ नहीं कर रहा तो माँ बाप भी डिपेंडेंट में आ जाते हैं। माँ बाप या सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करे तो माँ बाप भी डिपेंडेंट में आ जाते हैं। तो डिपेंडेंट जो होते हैं उसकी फैमिली होती है, उसकी फैमिली उस पर ही निर्भर करती है और वो ही इस देश के लिए शहीद हुआ और उनके घर वालों को खुश ना रखें। तो ये तो मतलब लॉजिक बिल्कुल सही कह रहा है कि इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए लड़ चुके हैं, तो उनके डिपेंडेंट को हमारे खुश रखना चाहिए। पहला सही है। दूसरा नो, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? वी ऑलरेडी हैव टू मेनी रिजर्वेशन, लेट अस नॉट ऐड टू इट। नहीं, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे आरक्षण है, आइए इसमें शामिल न करें। देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी पहले बोलता है कि जितनी लिमिट रिजर्वेशन की वो पूरी हो चुकी है और ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो देखो, कोई कम्युनिटी, कोई कास्ट, कोई रिलीजन से रिलेटेड स्टेटमेंट होती तो ये लॉजिक फिट बैठता, क्योंकि कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन का जो रिजर्वेशन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर रेस, एक कास्ट को, एक जाति को रिजर्वेशन दे दिया, अब उस जाति के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को हमेशा रिजर्वेशन मिलता रहेगा, है ना। यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और वो रिजर्वेशन की लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तब ये बोला जा सकता है कि हम एक और ऐड ना करें, बहुत सारे रिजर्वेशन है। मात्र 1000 शहीदों, 140 करोड़ पॉपुलेशन के सामने मात्र 1000 शहीद, वो भी उसके डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मैंने आपको कहा सिर्फ उसके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे भी नहीं होते, तो उनके डिपेंडेंट, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो रिजर्वेशन चल नहीं रहा। तो उससे तो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है ऑलरेडी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मात्र 1000 परिवार के उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने में ऑलरेडी जो आरक्षण है उस पर तो कुछ परसेंट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, 0.0000001% कैलकुलेट करके आएगी, है ना। तो दूसरा लॉजिक गलत है, इलॉजिकल बात बोल रहा है। रॉकी कुमार कह रहे हैं लाइव पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ भाई। चलो चलो भाई, अगला पढ़ो। करो भाई।
चलो देखो भाई, गुरुजी अब मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने ये रीजनिंग गुरु बुक से बच्चों को पढ़ाया है। एबडी आसिम, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। कहाँ पर पढ़ाते हो असीब साहब आप, कौन से लोकेशन में पढ़ाते हो? आएंगे कभी, आपके बच्चों से मिलने आएंगे, आपकी तारीफ करने आएंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो आ जाओ। विद द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया शुड ऑल द वर्कर यूनियन बी बैंड। क्या भारत की अर्थव्यवस्था के उद्घाटन नहीं आएगा भाई, भारत की अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ, ठीक है। क्या सभी श्रमिक संघों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? जो वर्कर यूनियन होते हैं, संगठन होते हैं कर्मचारियों के, उन पर बैन लगाने की बात चल रही है, ठीक है। बिलारी पढ़ा रहे हैं, कौन सी स्टेट में पढ़ता है? चलो आ जाओ। हाँ, उन पर बैन लगाने की बात हो रही है। वो बोल रहा है नहीं, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर इकोनॉमिकल एडवांस कंट्री में बैन नहीं है। मैंने आपको कहा था दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। गलत, पहला गलत। चलो अगर नो, नहीं बैन लगाना चाहिए, तो इसके बैन लगाने के नुकसान गिनवाएगा। मुरादाबाद, ओके भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नहीं, a level-headed worker union can really do wonders for both worker and economy। नहीं, एक श्रमिकों के संघ के अध्यक्ष वास्तव में श्रमिकों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। चमत्कार कहां से करेंगे वो, अच्छा काम कर सकते हैं बिल्कुल। वर्कर यूनियन का काम क्या होता है? सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, वो या ऑर्गेनाइजेशन संस्था की जो नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, वो वर्कर को समझा सकें। वर्कर अध्यक्ष का यही काम होता है। और जो वर्कर की डिमांड है, जो मांग है, वो सरकार तक पहुंचा सके। दोनों को मीडिएटर का काम करता है वो, बिल्कुल। वो देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी यानी कि सरकारी की नीतियों के बारे में भी वर्कर कर्मचारियों को समझा सकता है, और कर्मचारियों की कोई मांग होती है तो वो भी सरकार तक पहुंचा सकता है। दोनों का मीडिएटर का काम करता है। बिल्कुल सही लॉजिक दे रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम अगली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें ख़त्म हो जाएगा। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।